आदाब, नमस्कार। कैसे टीवी देख रहे हैं आप? मैं हूं आमिर एहसन, आप सभी के साथ। मोदी सरकार तमाम तर मुखालिफत और ज़बरदस्त एहतजाज के बावजूद वक्फ तरमीमी बिल को लोकसभा से पास कराने में कामयाब हो गई। लोकसभा में ज़बरदस्त हंगामे के बीच में बिल को पास कर दिया गया और लोकसभा में देर रात तक इस बिल पर ज़बरदस्त बहस व मुबाहिसे के साथ रात 2 बजे के करीब इस बिल पर वोटिंग हुई, जिसमें एनडीए सरकार की इत्तेहादी पार्टियों ने मुश्तरका तौर पर इस बिल की हिमायत की। 288 वोटों के साथ पास कर दिया गया। हालांकि इंडिया ब्लॉक इस बिल की मुखालिफत में एक साथ खड़ा नजर आया। इस बिल के खिलाफ 232 वोट पड़े। लोकसभा से इस बिल के पास होने पर मुस्लिम समाज के एक बड़े तबके में शदीद नाराजगी देखी जा रही है। लोकसभा से इस बिल के पास होने पर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों में भी काफी ज्यादा नाराजगी है और इस बिल के खिलाफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। इस बिल के खिलाफ कई पार्टियों के लीडरान, मजहबी तंजीमों के रहनुमा शदीद नाराज नजर आए। साथ साथ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम डिबेट का आगाज करें। आइए देखते हैं वक्फ पर जम्मू कश्मीर से आने वाले रिएक्शंस को। कि आज पार्लियामेंट में एक ऐसी बिल वजूद में आ गई जिसका नाम उम्मीद रखा गया है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के बजाय इसको नाम दिया गया और जो अफसोसनाक है क्योंकि इसमें ऐसी बातें शामिल हैं कि जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और मुसलमानों के इमलाक पे एक कब्ज़ा करने की एक नाकाम कोशिश है। बल्कि अब मसला ये होगा कि इसमें मसाइल पैदा होंगे, मंदिर और मस्जिद के झगड़े पैदा होंगे और जो कलेक्टर्स होंगे उनको वाफिर इख्तियारात दिए जाएंगे और जो वो चाहें वो कर सकते हैं। और दरअसल बात यह है कि ये इज़ द स्टार्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट मुस्लिम्स। ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ शुरुआत है जंग की। सबसे पहली बात यह कि वक्फ ये अरबी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब लुग़वी माना होता है ठहर जाना, रुक जाना। यानी मतलब ये है कि अब कोई चीज़ अगर वक्फ कर दी जाए, चाहे वो मस्जिद के लिए या मदरसे के लिए या कब्रिस्तान के लिए या मुसाफिर खाने के लिए या मेहमान खाने के लिए, उसके बाद उसके अंदर वरासत जारी नहीं हो सकती है, फिर उसको अंदर हिबा जारी नहीं हो सकता है या किसी तरह का कोई तगय्युर तबद्दुल नहीं हो सकता है। तो हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी अपनी प्रॉपर्टियाँ वक्फ की हैं और बल्कि बहुत से गैर मुस्लिमों ने भी दान के तौर पे मुसलमानों को बहुत सी ज़मीनें दी हैं, कहीं कब्रिस्तान के लिए, कहीं मस्जिद के लिए, कहीं मदरसों के लिए। तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी को वक्फ कहा जाता है, चाहे उसके अंदर मदरसा हो या मस्जिद हो या खानका हो या दरगाह हो या कब्रिस्तान हो या मुसाफिर खाना हो या मेहमान खाना हो, यानी मुख्तलिफ ये इन तरीक़ों में ये सारा सिलसिला था। तो बहरहाल अब वो बहुत बड़ी ज़मीनें थी पूरे मुल्क के अंदर, तो अब वहाँ पे एक बिल ला करके तो उस प्रॉपर्टी को हड़पने की एक मुनज़्ज़म साजिश की गई है और ये मुसलमानों की कम नसीबी है कि यहाँ पे अब ये पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बिल पास हो गया और ऐसा काला बिल पास हो गया, हमें इसकी तवक्को नहीं थी। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ ये है, हमेशा रहा है और आज भी यही मौक़िफ़ है और हमने हमारे जो पार्लियामेंट मेंबर है पार्लियामेंट में उनको भी कहा गया है कि उन्होंने उस बिल के ख़िलाफ़ वोट डाला है और हम इस बिल के पहले ही उसके ख़िलाफ़ है। ये उमर साहब ने पहले ही कहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो कल वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल जिसको पास किया गया पार्लियामेंट में, ये एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करनी है बीजेपी गवर्नमेंट को मुसलमानों के ख़िलाफ़ सारे हिंदुस्तान में। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, ये एंटी सेक्युलर बिल है जो कल पार्लियामेंट में पास हुई है और ये हमारे मुसलमानों के दीन में बेजा मुदाखलत के मुतरादिफ है। और इतना ये नहीं, आप देख लीजिए, ये जो अगर वो इसमें बिल में ये कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड बनेगा इसमें हिंदू को भी शामिल किया जाएगा, इसमें 2 मेंबर कम से कम हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे, वो भी रहेंगे। ये जो मुसलमानों को मार्जिनलाइज करना है। और इतना ही नहीं है, ये उन्होंने शुरुआत की है जो कि मुसलमानों को सेकंड शहरी बनाने के लिए हिंदुस्तान में, उनको सेकंड शहरी का देना, सेकंड सिटीजन का दर्जा देने के लिए हिंदुस्तान में, यही मकसद है इस बिल का। पहली बात, जो वक्फ बिल कल पास हुआ वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, वो डायरेक्ट इंटरफेरेंस है, मुसलमानों के जो जगहें हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो मस्जिद है, उनके ख़िलाफ़ है। और मुझे लगता है मुसलमानों से ज़्यादा कोई भी बेहतर उन प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। जो बिल पास हुई है
वो यहाँ के माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको अपोज़ करती है। और जहाँ तक यहाँ की बात है, मैंने जो स्पीकर साहब है अपनी तरफ से एक चिट्ठी भेजी है और मैंने उनमें रिक्वेस्ट किया है कि हमें लोगों ने चुना है और लोगों के जो एहसासात हैं, लोगों की जो बातें हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम वो असेंबली में बात उठाएं। मैंने रिक्वेस्ट किया है कि ये सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन एक्सेप्ट करें असेंबली में 7 तारीख को और डिबेट करें, जिसमें हम अपोज़ करते हैं जो यहाँ की जो कल पार्लियामेंट में बिल पास हुए उसको अपोज़ करते हैं। उसमें मैंने MLAs का भी मदद मांगी है। हर एक MLA जो इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि इसको सपोर्ट करें। 7 तारीख को हम रिक्वेस्ट करेंगे स्पीकर साहब को हमें टाइम दे, डिबेट हो इसमें और हम इस वक्फ जो अमेंडमेंट बिल है उसको हम अपोज़ करेंगे। उसके लिए मैंने अपनी तरफ से एक प्राइवेट मेंबर्स बिल डाला। चाहूँगा कि हर एक जो मेंबर असेंबली है वो इसको सपोर्ट करे, क्योंकि ये मुल्क जो है वो सेकुलर मुल्क है, ये किसी एक रिलीजन या इसका नहीं है और हर किसी को इसके साथ एक साथ चलना है। जिस तरह हमारे सेकुलर क्रेडेंशियल्स हैं उसी तरीके से हमें सबको एक साथ चलना है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि एंटायर हाउस इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करे और यहाँ से एक मैसेज दे कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो गलत है और इसको हम अपोज कर रहे हैं। तो ये बड़ी अफसोस की बात है, इसको इस तरीके से पास किया गया है और ये एक मज़मूम साजिश है मुसलमानों के खिलाफ, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके खिलाफ साजिश की गई है। देखो, वक्त जो संभाल रही थी वो 1954 का जो एक्ट है उसके तहत जो वक्त प्रॉपर्टीज़ है वक्त बोर्ड ही संभाल रही थी। तो अब इन्होंने जो नया कानून लाया है वक्त को इसमें अब कोई उनका अमल दखल नहीं होगा, ये सारा अमल दखल अब गवर्नमेंट का होगा। जो ये बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये जो ज़मीन है वक्त वो छीनी जा रही है। मुसलमानों को इक़्तिसादी तौर कमज़ोर किया गया है, मजहबी तौर कमज़ोर किया जा रहा है और सियासी तौर पर कमज़ोर है ही। देखिए ना, मैंने पहले कहा एक रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं। हम में कितनी ताकत होगी, हम इसके लिए क्या करेंगे, हम अपनी पार्टी में इसके लिए डिस्कस करेंगे, बाद में हम क्या फर्दर कर सकते हैं। इतने बड़े इनके पास मेजॉरिटी है। देखिए ना, आपके इनके पास क्या वजह था जो ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, इनके पास भी कौन सी वजह थी जो ये अमेंडमेंट कर रहे हैं। अगर आज तक चल रहा था, ये सब कुछ चल रहा था, व्हाट इज द रीजन, इनके इसके पीछे कौन से मकासद कार फरमा है, अभी हमने देखा नहीं। अगर अच्छी अमेंडमेंट्स होंगी तो वी विल अप्रिशिएट। तो फिलहाल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा भयावह है, क्योंकि ना सिर्फ पार्लियामेंट के ऐवानों में इस वक्त काफ़ी हंगामा चल रहा है, बल्कि मुल्क के अलग अलग हिस्सों में तंजीमों की जानिब से और इंडिविजुअल भी इसके ख़िलाफ़ और हिमायत में चीज़ें चल रही हैं, और ऐसी जिसकी वजह से एक बड़े तबके को कहीं ना कहीं निसंदेह है कि इन तमाम तर चीज़ों को उनके ख़िलाफ़ किया जा रहा है और ये एक बड़े तौर पर उनके ख़िलाफ़ एक षड्यंत्र है। ख़ास तौर पर एक बड़ा तबका ये भी कह रहा है कि ये जमहूरियत या फिर आइन के ख़िलाफ़ है। शेख अवैस साहब JKNC से और उमर जान साहब सीनियर कांग्रेस लीडर हमारे साथ जुड़ेंगे। रफीक वानी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वक्फ बोर्ड के CEO हैं अनंतनाग से, और इनसे ही सीधा बात करेंगे। सवाल सिर्फ इस वजह से भी, रफीक साहब पहले तो इस्तकबाल कर लेंगे आपका, लेकिन सवाल सिर्फ इस वजह से आपसे पहले कि जो चीज़ें एक उम्मीद थी आपसे कि कम से कम इन तमाम तर चीज़ों में आप जैसे लीडरान भी हिमायत करेंगे और कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है उसको रोकेंगे, लेकिन खामोश रहे आप। देखिए, सबसे पहले मैं ये इस बिल का समर्थन करता हूं और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है जो ये अमेंडमेंट हुआ है वक्फ बिल में। तो इशू क्या है कि मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा क्योंकि 2 साल पहले हमारे पास वक्फ बोर्ड नहीं था। आज 2 साल से हमारी दरक्षा इंदिरा भी जो चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की, जम्मू कश्मीर की देखभाल जो कर रही है 2 साल पहले मैं एक शहर की बात करूंगा, अशमुकाम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है जहां पे 2 साल पहले हमारा रेवेन्यू जो एनुअल रेवेन्यू आता था वो 40 लाख आता था। 2 साल से अभी हमारा 2 करोड़ 65 लाख रेगुलर इतना बड़ा है, 4 टाइम्स बड़ा है, मतलब 4 गुना इसमें बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ हमने एक सिंसियरिटी से एक अच्छे तरीके से इस वक्फ को चलाने का काम किया है। इससे पहले जो इस वक्फ बोर्ड को यहाँ के रीजनल पार्टी उनके पास इसका भागदौड़ रहता था,
उन्होंने यहाँ पे सिर्फ इसको नुकसान पहुंचाया है। आप देखिए कि यहाँ पे हमारे जो माता वैष्णो देवी का जो मतलब बोर्ड है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी है, वहाँ पे हर किसी मजहब के बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ाई के बाद वो बड़े अच्छे अच्छे पोस्टों पर जाते हैं। वक्फ बोर्ड अगर इतना एक पूरे देश भर में देखा जाएगा तो इस वक्फ बोर्ड में हमारे जम्मू कश्मीर में कहीं यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। इसी तरह पूरे देश में इसको बड़े बड़े नेताओं ने अपने कब्जे में लेकर रखा है, जमीनें हड़प की है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया है। वक्फ के पास पैसे काफी थे लेकिन वो घरों में उन्होंने अपने घरों में यूज किया है। और आज 2 साल से बड़े अच्छे तरीके से, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी बढ़ रही है, वक्फ का रेवेन्यू बढ़ रहा है। 2 साल में हमने 35 करोड़ तक वक्फ का रेवेन्यू बढ़ाया है 2 साल। चलिए आपकी ही बातों से शुरू करते हैं, आपकी ही बातों से शुरू करते हैं। आपने कहा कि 2 साल पहले वक्फ बोर्ड यहाँ नहीं था, 1959 में यहाँ पे वक्फ बोर्ड बना था। शायद आपने इस चीज को मिस कर दिया, लेकिन खैर इन तमाम चीजों को आपके आने से पहले भी वक्फ बोर्ड था और आपके रहने के बाद भी वक्फ बोर्ड रहेगा। रफीक साहब, सवाल यह है कि जिस तरीके से मुल्क भर में बुलडोजर की कार्रवाई चली, जायदाद को हड़प लिया गया, छीना झपटी चलती रही और अब एक साथ इंडिविजुअल नहीं बल्कि मजमूई तौर पे पूरे मुसलमानों की जायदाद पर एक साथ बुलडोजर चला दिया गया, इसे कैसे आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ा कदम है और आगे लोगों की भलाई के लिए, खासतौर पर मुसलमानों की भलाई के लिए काम होगा? देखिए, आज हमारे देश के गृह मंत्री जी ने मतलब खुल के मतलब पार्लियामेंट के अंदर में बोला है कि इसमें हिंदू का कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा, मुसलमानों को बहकाया जाता है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, इसमें किसी मतलब मजहब का कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। ये जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है ये सिर्फ यहाँ पे बहकावा है। जो बुलडोजर की बात आप कर रहे हैं, देखिए अगर किसी जगह पे मंदिर हो गलत तरीके से बना हो, कोई मस्जिद गलत तरीके से बनेगा, फिर उसके बाद कोर्ट में उसकी वो हो जाएगी, वो अलग विषय है। लेकिन मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ कि जो अमेंडमेंट इसमें हुआ है, इससे मुसलमानों का मतलब जो प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, यहाँ पे सिस्टम बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे कोई मुसलमानों। होम मिनिस्टर साहब ने इसी पार्लियामेंट के पटल से कहा था कि आपका स्टेटहुड हम वापस करेंगे, आपके लिए कुछ स्पेशल पैकेजेस का ऐलान करेंगे। मुल्क वासियों के लिए, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि मुल्क वासियों के लिए भी ढेर सारे ऐसे ऐलानात हैं जो हमसे बेहतर आप जानते होंगे। क्या वो सारी चीजें पूरी हो गई? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूं, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। जम्मू कश्मीर में जिस चीज की आप बात कर रहे हैं कि होम मिनिस्टर साहब ने यकीन दिलाया कि कोई नॉन मुस्लिम नहीं होगा, लेकिन ये वर्बल है, ये वर्बल है, लेकिन जो रिटन जो रूल बनाए गए हैं उन रूल्स को अगर आप गौर से देखिए तो उन रूल में ये है, अगर पास हुआ है तो जाहिर है कि वर्बल कम्युनिकेशन पे कोई रूल पास नहीं होता, कोई बिल पास नहीं होता है। नहीं, देखिए, होम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन के दौरान जो रिसेंटली यहाँ पे असेंबली के इलेक्शन हुए उसने ड्यूरिंग कैंपेनिंग उसने अनाउंसमेंट किया कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये बोला, प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने कहा था लद्दाख को भी कि हम आपको स्टेटहुड देंगे। रफीक साहब ये भी कहा था कि शेड्यूल देंगे, आपके साथ 4 वादे किए थे। लद्दाख वाले आज तक अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए गए, लेकिन आज जम्मू कश्मीर किस दहाने पे खड़ा है हमसे बेहतर आप जानते हैं। और उन्हीं प्राइम मिनिस्टर या फिर उन्हीं होम मिनिस्टर का आप दहाना दे रहे हैं कि आज पार्लियामेंट में उन्होंने वादा किया। वर्बल वादा करना और रिटन वादा करना, दोनों में सर फर्क है। आप जम्मू कश्मीर की जो स्टेट की बात कर रहे हैं, उन्होंने कमिटमेंट किया है, मैं पूरा विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ वो कमिटमेंट पूरी होगी। लेकिन जो ये एहसास जम्मू कश्मीर था 2019 से पहले, जम्मू कश्मीर आपके नजर में अगर है, शेड्यूल बेल्टिंग इतनी होती थी, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, इतना अरेस्ट हुआ करता था। यहाँ 2019 के बाद यहाँ पे इतना मतलब शांति हुआ है, कॉलेज स्कूल सब कुछ खुला है, टूरिज्म इतना बड़ा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। अब विषय यह है कि स्टेटहुड वापस अभी तक क्यों नहीं हुआ है। 4 महीने 5 महीने हो गई सरकार बनाने में यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। लेकिन विशेष यह है कि रिसेंटली आपने देखा 4 दिन पहले कुठवा का एपिसोड हुआ है, थोड़ा कुछ माइनर इश्यूज है जो इनको खत्म करने की जरूरत है, इसलिए थोड़ा डिले भी हो सकता है। बाकी कमिटमेंट होम मिनिस्टर साहब ने किया है वो पूरा हो गया है। तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना,
कि खुशी से मरने जाते अगर एतबार होता। शेख अवैस साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं JKNC से। शेख साहब, सवाल ये है, जिस तरीके से हमारे बाकी पैनलिस्ट कह रहे हैं, खासतौर पे रफीक वानी साहब जो कि वक्फ बोर्ड के CEO हैं, उनका ये कहना है साफ तौर पर अनंतनाग से, उनका ये कहना है साफ तौर पे कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, चूंकि होम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है कि वक्फ बोर्ड के अंदर दूसरा कोई नॉन मुस्लिम नहीं होगा, इस वजह से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब बेहतर तरीके से इंतजाम संभाले जाएंगे। आपकी राय? नहीं, आप पहले तो आपको मेरी तरफ से सलाम, और जो पैनल में बैठे हैं इनको मेरी तरफ से सलाम और आदाब, और नाजरीन को भी। आपने तो मेरे बदले ही जवाब दे दिया इनको कि जो प्रोमिसेस होम मिनिस्टर ने काफी वादे किए थे कंट्री में, चाहे 15 लाख रुपए की बात करे, चाहे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने की बात करे, चाहे लद्दाख को एक अलग दर्जे देने की बात करे, स्टेट देने की बात करे, उनके प्रोमिसेस देखिए, ये एक सरासर एक बड़ा खिलवाड़ एक माइनॉरिटी पे जो कि 30 से 35 करोड़ की पॉपुलेशन है। मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि मतलब ये हमारे जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है ये क्यों इन चीजों में इंटरवीन कर रहे हैं। मुझे बताइए, क्या हम शाहिद जी जो इनकी जो सर इंटरवीन करने की वजह सबसे बड़ी ये है, और रफीक साहब भी ये कह रहे थे कि 2 साल पहले तक क्या हालत थी वक्फ बोर्ड की, क्या बना रखा था, सियासी फायदा उठाते थे आप लोग, कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की जो जायदाद है उसे सियासी तौर पे अपने मफाद के लिए आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे, और जम्मू कश्मीर का उन्होंने हवाला दिया, और यही वजह है कि आज अगर तब्दीलियां हो रही है तो क्या बुरा है? नहीं, देखिए, मुझे एक चीज बताइए रफीक जी, क्या चुने हुए मैंडेट है वहां पे, जिनको लोगों ने चुन के वहां पे ये भेजा है, जहां पे अभी जिस पोजीशन पे है ये? मुझे उस बात का जवाब दीजिए आप। देखिए, जम्मू कश्मीर की अवाम अगर वक्फ में गलत हुआ होता, चीजें गलत हुई होती, तो लोगों ने जो मैंडेट दिया वो मैंडेट हम लोगों को नहीं मिलता। अब इनको अपना जो सियासत की जो दुकान है बेसिकली इनको खुली रखनी है, इनको लाने वाले जो आका है उनको खुश करना है। आपको पूरा पता है कि देश में इसके खिलाफ क्या रिजल्टमेंट है। क्या हम इनके मंदिरों में जाके हम वहां पे हम सर यहाँ पे शेख साहब ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम है ही नहीं। शेख साहब ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम है ही नहीं। आप कानून के रॉ में बात करिए। आप मुझे बताइए, आप सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए। आप मुझे बताइए, आपका जो ये है लाल बाग का इलाका है जहां पे बहुत ज्यादा वक्फ की दुकानें हैं, उसका किराया आप लोग कितना वसूल करते थे अपने जमाने में? वो तो भला हो डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी का कि आने के बाद 2000 रुपए एटलीस्ट तय किया गया और अब रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है। तो आप लोगों ने लगातार अपने लोगों को अपने मफाद के लिए इन तमाम तर चीजों का इस्तेमाल किया, और आज अगर वक्फ बोर्ड में तब्दीलियां हो रही हैं तो बेहतर है। शाहिद जी, अगर हमने अपने इसके लिए किया होता तो फिर वो हमारे लोग होते जो डिजर्व करते थे उन शॉप्स को लेना, वो उन डिजर्व लोगों के लिए वो शॉप्स उनको मिले। रही बात इस बिल की मुखालफत खाली जम्मू कश्मीर नहीं कर रहा है, पूरा जो मुसलमान जो माइनॉरिटी में है देश में 30 करोड़ अवाम इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि ये आज ये हमारे वक्फ में घुसेंगे, कल ये नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान में अमेंडमेंट लाएंगे। ये हम इसके सरासर खिलाफ है। ये जो चीज है ये आगे अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी। इनका बिल लाना, मैं कह रहा हूं ना, इनको लगता है कि हम देश को इसी में हम फंसा रखेंगे, हिंदू मुस्लिम के इस चीज में। ये सरासर गलत कर रहे हैं। ये एक वो चिंगारी का काम कर रहे हैं। अगर मुसलमान पूरे देश भर में चुप करके बैठा है, ये उनको प्रवोक करने की ये तैयारी चल रही है, बट इससे देश का भला नहीं होएगा। इससे देश में काफी उथल पथल आप देखेंगे आने वाले टाइम में। ये चीजों से आप लोगों को उसको बोलते हैं एग्रीवेट कर रहे हो कि हम जी आप लोगों को तंग कर रहे हैं, आप जी रास्तों पे आइए, आप जी गलत हरबा यूज कीजिए। इनका कोई हक नहीं बनता है मुस्लिम वक्त पे जो इन्होंने ये बिल लाई और खुद का ये मैंडेट यूज करके जी अब जी इसको हम इसमें कल के डेट पे ये जो होम मिनिस्टर के जो बादशाह है कि हम जी उधर हिंदू मजहब से कोई नहीं घुसेगा, क्या वो यकीन करेंगे? अभी तक ना स्टेटहुड आया, जितने भी प्रोमिसेस देश के ऐवान से हुए वो अभी तक फुलफिल नहीं हुए, तो इस पे हम क्या यकीन करेंगे? रफीक साहब, और हमारी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आपको मैं एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूं। हमारे
चीफ स्पोक्स पर्सन ने ऑलरेडी एक प्राइवेट बिल इंशाल्लाह 7 तारीख को वो आएगी, स्पीकर साहब के पास ऑलरेडी इसका लेटर जा चुका है। हम इस पे एक प्राइवेट बिल लाएंगे कि हम इस चीज को एग्री नहीं करते हैं। जो भी ये आया है हम इसको इंशाल्लाह स्टेट में लागू होने नहीं देंगे। बिल्कुल रफीक साहब, आप वक्फ बोर्ड के अंतराग से सीईओ भी हैं और बीजेपी के लीडर भी। सवाल सिर्फ ये है, और लेकिन नाम रफीक वानी जरूर है, और आपको भी वक्फ का उतना ही, आपके औलाद को भी उतना ही फायदा होगा या हो रहा होगा जितना बाकी मुसलमानों को होता है। सवाल ये है कि जी बहुत चाहता है सच बोलें, क्या करें, हौसला नहीं होता। क्या रफीक साहब को हौसला नहीं हो रहा है सच बोलने की? देखिए, ये बाहर की बात कर रहे हैं कि वहां पे मस्जिदें गिराई जाती है। जब इसका टर्नओवर, जब इसकी सरकार थी, यहाँ पे कितने मंदिरों को इन्होंने उड़ाया है कश्मीर में। किसकी बात कर रहे हैं ये, किस टाइम की बात कर रहे हैं? 30 साल पहले इन्होंने आग लगा दिया इस जम्मू कश्मीर को। इन्होंने रिसेंटली जो कमिटमेंट लोगों के साथ किया है, 1% मुझे बता 5 महीने में क्या कौन सा कमिटमेंट इन्होंने मैनिफेस्टो में जो दिया था पूरा किया है? क्या बकवास कर रहे हैं ये, क्या इलेक्टेड बोलता है। हमने पार्टी ने बनाया है एग्जीक्यूटिव अफसर एज वक्फ बोर्ड, लेकिन हमने करके दिखाया। इनके लगे हुए दुकानें इन्होंने दिया है लोगों को, हमने किसी को नहीं दिया। लेकिन रेवेन्यू 30 साल पहले जो था अभी भी वही हमने। चलिए, डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी के जेर सरपरस्ती चेयरमैनशिप में आप रफीक साहब 2 साल से ज्यादा का वक्त आपने बताया। आप मुझे एक काम गिना दीजिए जो वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर ने बेहतर किया हो लोगों की, मुसलमानों की भलाई के लिए। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया रिसेंटली, हमने अभी इन्होंने एक पॉइंट में मैं आना चाहता हूं। इन्होंने 30 साल पहले यहाँ पे टेलीविजनों को लगाया है, रोडों पे चिट्ठियां देती थी वोट बैंक बनाने के लिए, और अभी 30 साल उन्होंने उनको कंफर्म नहीं किया है। वो 5,000, 2,000, 3,000 पे नीड बेस्ड काम करते हैं। वो ये खंभों के ऊपर चढ़ के बिजली रेस्टोर करते करते अपने जान भी दे चुके हैं, अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन हमने 2 साल में जो काम किया, और रिसेंटली 2 दिन पहले हमने उनको 20% इजाफा किया, और जो डेलीवेजर है उनको 7,000। तो रफीक साहब सच बोलने की जरूरत इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि उनकी सैलरी बढ़ा दी गई है। जी, हमने ये 30 साल से कंफर्म क्यों नहीं करे? रेगुलर जो हमारे यहाँ डेलीवेजर बेचारे दरबदर ठोकरे खा रहे हैं, 30 साल जो उन्होंने उनको दरबदर किया है। लेकिन हमारी सरकार, मेरे को पार्टी के ओर से जिम्मेदारी मिली है, तो मैंने जब एज एग्जीक्यूटिव अफसर वक्फ बोर्ड अनंतनाग काम किया है। आप जाइए 2 साल पहले आप अश्वकांत जियारत का देखिए, आज पूरे देश भर में वहाँ ये मतलब हिंदू मुस्लिम सारे लोग आते हैं। आज देखो रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, इतना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है वहाँ। सर, आपने शुरू में ही बात की थी कि रेवेन्यू जनरेट नहीं होता था, आप लोगों ने किया, बहुत अच्छी बात है। सवाल यह है कि आपने सवाल उठाया कि बाकी लोग हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं। मुझे बताइए कि जब से आपके हाथ में जिम्मेदारी गई, एक स्कूल, एक हॉस्पिटल जो आप लोगों ने तामीर करवाया हो, रेवेन्यू भी आपके पास? देखिए, अभी 35 करोड़ हमारे पास रेवेन्यू बढ़ चुका है। हम बिल्कुल लगे हैं इसमें। अभी हमने जमीनें भी ली है, अभी हमने प्लान भी बेचा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि हम अभी यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए आगे आने वाले समय में इनके सामने सारा होगा। लेकिन हम सिंसियरली काम करना चाहते हैं, और इन्होंने दुकानें दी है, हमने नहीं दी थी, लेकिन हमने कोशिश की 2 साल से हमने उनको एज पर मार्केट वैल्यू रेट बढ़ाया, तभी तो जनरेट हुआ। ये तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को लगाया था, उनमें भी दुकान भी दिया है रिश्तेदारों को, और जियारतों पे भी अपने रिश्तेदारों को, यारों दोस्तों को लगाया। लेकिन हमारे पास सिंसियरिटी है। नरेंद्र मोदी जी, चलिए एक सवाल और करूंगा, लेकिन उससे पहले जगदीप सिंह साहब का जो कि कांग्रेस से जो है मैं इस्तकबाल कर लेता हूं। जगदीप साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। सवाल ये रहेगा आपसे, चूंकि मैं आपकी तरफ आता हूं जगदीप साहब, लेकिन उससे पहले चूंकि हमारे साथी रफीक वानी साहब वक्फ बोर्ड के सीईओ अनंतनाग से, और साथ में बीजेपी के लीडर भी, सवाल यह है कि जिस तरीके की चीजें आप कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं तर्क नहीं है। सर रफीक वानी साहब, मुझे आपकी जो चीजें आपने कही, आपने उसका कोई भी आउटपुट नहीं दिया। खैर, इसके बारे में मैं जरूर आपसे पूछूंगा। कांग्रेस पे जो लगातार इल्जाम लगा आ रहा है, और आज भी रफीक साहब ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ना सिर्फ बहकावे बल्कि इससे पहले सियासी तौर पे हमेशा गलत इस्तेमाल करने को बीजेपी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और यही वजह है कि आज बदलाव हो रहे हैं तो ये बदलाव अच्छा है। जैसे जम्मू कश्मीर में वक्फ बोर्ड ने बेहतर काम किया है पौने 3 साल में, वो आगे भी करेगी पूरे मुल्क में। आदिल भाई आदाब। देखिए सर, मैं एक्चुअली ओके जी जगदीप साहब बोलिए।
अच्छा, आप मुझे पूछ रहे हैं जी आमिर भाई आदाब। एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू रिस्ट्रेन दैट rage which was being surged in my mind while hearing his banal words and the scathing comments। ये शब्द इस्तेमाल करना कि बकवास कर रहे हैं, ये मुझे लगता है एक नेशनल चैनल पर शोभा नहीं देता। और अगर आप इनका तारुफ ना भी करवाते तो मुझे पता चल जाता कि ये किस जमात से। एनीहाउ, अब मैं जरा कुछ बातें कर लूं जो ग्राउंड लेवल पे जब हम इस पे विचार विमर्श करते हैं तो परिस्थितियां क्या है। पहली तो बात, जब 1995 में तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार ने इसमें अमेंडमेंट्स की, उसके बाद सच्चर कमीशन को आप देख लें, रहमान साहब का देख लें, जब इसके बाद दोबारा से इसके ऊपर कुछ अमेंडमेंट्स को लेकर हमारी सरकार आई, तब इनके तमाम दिग्गज जो थे वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में थे और उनकी सहमति के साथ अमेंडमेंट्स हुई, तब इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी बात, जिस तरीके से माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक दफा फिर से झूठ बोले हैं, वो मैं जरा आपको गिनाता हूं। पहले तो इन्होंने 2 गैर मुस्लिम्स की बात की कि वो मेंबर्स रहेंगे, लेकिन जब इन्हीं के घटक दलों ने उस पर सवाल उठाया, क्योंकि उनका भी वोट बैंक जो है वो मुस्लिम जमात से है, तो इन्होंने उसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनकी मंशा में कोई फर्क नहीं है। पहले डिप्टी कलेक्टर को इन्होंने रेवेन्यू का सारी कमान थमानी थी वक्फ बोर्ड की, अब इन्होंने क्या किया कि हम उन 2 व्यक्तियों को, ऑफिसर्स को चुनेंगे जो सरकार नियुक्त करेगी। मतलब फर्क कोई नहीं है, पहले वो काम डिप्टी कलेक्टर से करवाते, अब अपने किसी नुमाइंदे से करवाएंगे। मैं आपको साफ साफ फिर से बताना चाहता हूं, आप सेक्शन 40 की बात करें, सेक्शन 73 की बात करें, आप सेक्शन 14(1)(a) की बात करें, आप सेक्शन 63 की बात करें, जितनी सेक्शंस आप इसमें बोर्ड में और इसके नियम कायदे कानूनों में देखेंगे, उससे एक बात पारे की मानिद साफ है कि महिलाओं को पहले से बोर्ड में जगह थी। दर्शक का अंदर भी उसका उदाहरण है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये बार बार कहते हैं कि वक्फ जो है उसको असीम शक्तियां हैं, वो कहीं पर भी अपना झंडा गाड़ देगा जाके। मैं पूछना चाहता हूं, अगर वक्फ के पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो किसी जमीन पर अपना पोजेशन जताए, वक्फ सिर्फ कस्टोडियन है। और जनाब, एक इल्जाम इनका जो मैं आपको बताऊं, बड़ी निर्लज्जता के साथ ये लोग बोलते हैं कि वक्फ ने क्या काम किया, वक्फ ने गरीबी जो है मुसलमानों की क्यों दूर नहीं की। तो आपको बता दूं, ये एक धार्मिक संस्थान है, जैसे कि बाकी धर्मों के अलग अलग धार्मिक संस्थान होते हैं। वक्फ का काम है मदरसों में प्रबंधन करना, कब्रिस्तानों की देखरेख करना और तमाम मस्जिदों में बेहतर तरीके से काम चले उसको देखना। अब दिक्कत क्या है कि जो मुतवल्ली वक्फ जो है पिछले कई दशकों में अपॉइंट करता रहा है, उन पे सवाल जरूर था, क्योंकि उन्होंने अपने जाती मफाद के लिए कई मर्तबा ऐसे फैसले किए जो कि मुसलमानों के हक में नहीं थे। तो आप अगर उसमें कोई अमेंडमेंट लाते तो समझ में आता था, लेकिन आपने केवल और केवल मुस्लिम समाज को, जो अल्पसंख्यक समाज है, उसको किसी न किसी तरीके से खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश लगातार की है। और जनाब, इस देश का अल्पसंख्यक आज डरा हुआ है आमिर भाई, और ठीक है, अल्पसंख्यक डरा हुआ है, लेकिन इल्जाम आपके ऊपर भी आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये समझूंगा, सिंह साहब, आप काफी ज्यादा सीनियर इंसान है, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा। सचर कमेटी की रिपोर्ट का आपने हवाला दिया सबसे पहले ही लफ्ज में। सवाल यह है कि सचर कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इससे पहले जहां जहां भी जायदादें हैं वक्फ की, उसमें कहीं ना कहीं स्टेट और स्टेट से जुड़े हुए लोगों के इन्फ्लुएंस का शिकार भी रहा है वक्फ। तो सवाल यह कि 2014 से पहले ज्यादातर स्टेट में आप रहे, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपके मफाद में भी ये चीजें आती हैं। आमिर भाई, सच्चर कमीशन की रिकमेंडेशन जब आप पढ़ेंगे या उसकी फाइंडिंग्स को आप पढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर ये उसमें एक पॉइंट है कि सरकारी दखल रहता है और रहता रहा है। लेकिन इसके साथ कि किसी भी संपत्ति पर, जो अचल संपत्ति है, बोर्ड तब तक अख्तियार नहीं जमा सकता जब तक वो सरकारी गजट में उसको नहीं छापता है, कंसर्न गवर्नमेंट से उसकी मतलब बातचीत नहीं करता है, और तदोपरांत तमाम रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं देखे जाते हैं। लेकिन सच्चर कमीशन में और क्या, मैं जरा बता दूं, 12,000 करोड़ की प्रेडिक्शन है सच्चर कमीशन की, और सच्चर कमीशन कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड बेहतर तरीके से काम करे तो निश्चित तौर पर इसका फायदा मुस्लिम समाज को होगा। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 22 सालों से उत्तर प्रदेश में एक ही व्यक्ति चेयरमैन बना हुआ है, 10-11 सालों से ये थे, क्या इन्होंने उसमें कोई चेंज लाई? मैं पूछना चाहता हूं, अगर पिछले 11 सालों से इस देश के मरकज में ये लोग बैठे हैं तो इन्होंने कितने प्रयास किए हैं? और दूसरी एक बड़ी अहम तरीन बात आमिर भाई मैं आज आपको बता दूं
मैं खुद को भारतीय कहना पसंद करता हूं, लेकिन आई बिलोंग टू जट सिख फैमिली। तो हमारे सिख समाज में जो हमारी शिरोमणि अकाली कमेटी है, आपको याद है, आपने हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ सुखबीर बादल? बिल्कुल। सुखबीर बादल पर जब बेअदबी का मामला, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उनको, जो संगत वहां आती है, उनके जूते हराने की ड्यूटी लगा दी। इतना सशक्त है हमारा बोर्ड, और उसकी हिम्मत नहीं हुई सुखबीर बादल की कि उनकी उस सजा को वो जो है तनख्वाहिया घोषित होने के बाद उससे इनकार कर सके। तो बाकी धर्म जो समाज है, उनके बोर्ड्स पे जब अभी तक आपने कोई हमला नहीं किया, तो केवल मुस्लिम समाज के साथ ऐसा क्यों? मेरा सीधा सवाल है। क्यों प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि ये घुसपैठिए है? क्यों वो ये कहते हैं कि ये कपड़ों से पहचाने जाते हैं? क्यों आज यूपी के अंदर, पहले आप सड़कों पर नमाज पढ़े कोई आपको दिक्कत थी, अब तो आपने छतों पर भी सवाल खड़ा कर दिया। और आपकी जानकारी के लिए आमिर भाई बता दूं, आपको भी सुनकर दुख होगा, कल यूपी में एक 70 बरस की महिला के ऊपर मामला दर्ज किया गया कि वो एक सरकारी दफ्तर के प्रांगण में नमाज क्यों पढ़ रही थी। बकायदा उनको अरेस्ट किया गया, और बाद में जब फजीहत हुई तो फिर उनको छोड़ना पड़ा। अरे ये तो अलम आपने इस देश का बना दिया है। मैं आपको एक आखिरी बात कह के, माफ करना, अपनी बात पूरी करूंगा। मेरे एक साथी है, वो किसान है, तो आज मुझे सुबह उनका फोन आया, बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा जनाब आप जरा खेतों में आओ। मैं गया तो देखा कि वहां पर जो टमाटर लगे हुए थे ना, वो गुस्से से लाल थे। तो मैंने पूछा भैया क्या तकलीफ है? तो उन्होंने कहा भाई अगर आप हमें तोड़ोगे तो भिंडी को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो हरी है और वो मुसलमानों की है। इतने में जो साथ में तरबूज खड़ा था, वो बेचारा कहता मुझे बताओ मैं कहां जाऊं, मैं बाहर से मुसलमान हूं और अंदर से हिंदू हूं। तो मेरे कहने का मतलब इस बैंक के साथ ये था कि इस देश में आलम ये बना दिया कि कल कौन नमाज कहां पढ़ेगा, कौन मुसलमान है या नहीं है, किस धर्म समाज के क्या नियम होंगे, वो भाजपा तय करेगी। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्यों आखिर इस तरीके से संविधान के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं? हमारी इस नागरिक होने के, देश के नागरिक होने के रूप में जो हमारी आजादी थी, धर्म को अपनाने की, अपने बुनियादी हक हकूकों की, क्यों उस पर हमले हो रहे हैं? मेरा ये सवाल है आप। रफीक वानी साहब जी देखिए, ये नमाज की बात कर रहे हैं। सड़कों पे नमाज देने का अधिकार हमारे मजहब में नहीं है, क्योंकि सड़क जो है वो लोगों के लिए है। सड़क पे क्यों हम नमाज पढ़ेंगे? वहां पे पेशेंट कुछ ही गाड़ी में, एम्बुलेंस में आ रहा है, बहुत अच्छा कहा आपने। मुझे सिर्फ ये जानना है। बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, जो लिख के आया आपके पास आपने वही बोला, बिल्कुल सही कहा आपने। सवाल सिर्फ इतना है, नमाज कहाँ पढ़ी जाती है, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, क्योंकि मुझे पता है नमाज कहाँ पढ़नी चाहिए। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सिर्फ नमाज के हवाले से ही, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चलने वाली कंट्री के अंदर सिर्फ नमाज के हवाले से ही आपको कानून याद है, बाकी के कानून क्या आपको मालूम नहीं है? यही तो बातें ये बता रहे हैं। लेकिन नमाज किसने रोका? देश भर में कहाँ नमाज किसी को कोई मना कर सकता है? लेकिन रोड पे अगर मना किया गया है तो क्यों रोड पे पड़ते हैं? वहां पे उससे ज्यादा मजबूरी है कि वहां से पेशेंट आ रहे हैं, उसको जगह छोड़ो। क्यों रोड बंद कर रहे हो आप? रोड के लिए आप अनंतनाग से वक्फ बोर्ड के सीईओ हैं, बीजेपी की लीडर हैं, तो आपके पास जमीन जगह जायदाद बहुत ज्यादा है, लेकिन मुल्क की हालत वैसी नहीं है जैसे रफीक साहब की है। नहीं, हर जगह पे है। क्यों नहीं मस्जिद को दूसरा मंजिल बना दो, तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम? क्यों बनाते हैं मस्जिद, लेकिन सीधा सीधा आप उसे बुलडोजर चला देते हैं, गिरवा देते हैं, हड़प लेते हैं। यही तो कहना है आपका, जगदीप साहब का। नहीं, कहाँ गिरा दिया? गिराया इन्होंने, बाबरी मस्जिद को इन्होंने गिराया, कांग्रेस वालों ने, और तंबू खड़ा कर दिया आपने। क्या कह रहे हैं ये? यहाँ ठीक है, बाबरी मस्जिद को छोड़ देते हैं। बाबरी मस्जिद अब एक ठीक है, बाबरी मस्जिद एक पास्ट है, उस चीज को भूल जाते हैं और कोर्ट का उसमें फैसला है, इस वजह से उसकी गरिमा को हम नहीं जानेंगे। रफीक वानी साहब, एक सीधा सिंपल सा सवाल। रफीक वानी साहब बीजेपी से जुड़े हैं आप, इस वजह से सवाल आपसे बनता है। रफीक वानी साहब एक सेकंड दे दीजिए। रफीक वानी साहब आप बात मुकम्मल कर लीजिएगा। सवाल सिर्फ इतना है, देखिए, नहीं, ये एतराज इस वजह से भी है रफीक साहब, एतराज इस वजह से है कि मुल्क में जहां भी हो रहा है, देखिए
एक खास कम्युनिटी को ऐसा लग रहा है कि उनकी घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है, मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है। मुल्क में मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश करने की सियासत आप लोगों ने शुरू की। उसके अलावा कोर्ट कचहरी का इतना चक्कर लगवाते हैं कि आदमी इसी में अधमरा हो जाए। तो ये जितनी सारी चीजें हुई हैं, विश्वास नहीं है पार्टी के ऊपर, इस वजह से अपोजिशन उस चीज का फायदा उठा रही है। अगर आप ये कह रहे हैं तो सवाल ये है कि आपने मुल्क में भरोसा दिया ही नहीं, तो आज कैसे विश्वास किया जाए आपके ऊपर? नहीं, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, पिछली बार जो प्रधानमंत्री बने उसको पता है देश कैसे चलाना है, वो सही तरीके से चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन असद ओवैसी जैसे नेता जब ये बोलते हैं ना, लोगों को बहकाते हैं, तो ये बहकाने का काम कर रहे हैं, ये लोगों को दिमाग खराब करने का काम कर रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करिए, कांग्रेस का हमारा भाई ये भी बात कर रहा था, राजू फारूक अखाड़ यहाँ 1987 में हुआ है। गन क्रिएशन ऑफ गन कल्चर शुरू वहीं पे हुआ है। 30 साल आग जला जम्मू कश्मीर में। अब 2019 के बाद ये जम्मू कश्मीर फिर वापस आ गया। 2019 से पहले राहुल गांधी जी श्रीनगर आइसक्रीम खाने क्यों नहीं आता था, जब मोदी जी ने ट्रैक साफ करके दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में शांति हो, अमन हो। हम नहीं चाहते हैं कि कहीं पे खून खराबा हो। ये ईद के दिन गिफ्ट दे दिया मोदी जी ने वक्फ बोर्ड के जो जितने भी जेल में थ्रू आउट इंडिया उनको तनख्वाह बढ़ा दिया गया है। शेख साहब, दर्द की शिद्दत को कम कीजिए, नाम लीजिए मोदी का और सब पर दम कीजिए। हाय, मैं तो बड़ा सरप्राइज हूँ। आई हैव नो कमेंट्स। ये मतलब भक्ति मैंने सुनी है, बट इनको ये याद रखना चाहिए कि ये पहले एक मुसलमान भी है और एक हक की बात करे, मुसलमान से ज्यादा कि ये हक की बात करे। इनको पता है कि ये अमेंडमेंट लाके मुसलमानों में कितना गुस्सा है अभी पूरे देश भर में। वो बेचारे जो आप कह रहे थे कि अगर वो मस्जिद पे ऊपर दूसरी मंजिल चढ़ाते हैं, वहां पे बिल्डोजर पहुंच जाती है। अभी इन्होंने कांग्रेस के जो हमारे भाई है, इन्होंने बोला कि मस्जिद में एक नमाज अदा कर रही थी, तो उस पे जी केस रजिस्टर कर दिया और उसको अंदर कर दिया था। आप देखिए आयरनी। बट ये जो कर रहे हैं, ये इसका नतीजा बहुत गलत होएगा। इसकी जिक्र भी हमारे मतलब बड़े सीनियर आप ये कह रहे हैं इसका रिजल्ट आउटपुट बहुत गलत आएगा। शेख साहब, क्या पहली मर्तबा ऐसा हुआ है वक्फ बिल में संशोधन? नहीं, देखिए, इस टाइप का जहां पे आपने पूरा आप इस चीज को ऐसे इंटरवीन कर रहे हो, ऐसे अमेंडमेंट ला रहे हो, ये चीज तो मतलब आप भी समझ रहे हैं कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये चीज तो आप लोगों ने खड़ा किया, अपोजिशन ने खड़ा किया, वरना आम मुसलमान तो इससे खुश है, बीजेपी कह रही है। उनका तो क्या, वो तो कहेंगे ही खुश है। एक खुला गुंडा राज चल रहा है पूरे देश भर में, वो तो कहेंगे ही कि पूरे देश भर में लोग खुश है। वो तो आप ग्राउंड रिपोर्ट उठाइए, वो आपको रियलिटी समझ आ जाएगी कितने लोग खुश है कितने नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी हेड कमान से कहना चाहता हूं कि मत छेड़िए, आपको सियासत करनी है, आप एक हेल्दी सियासत कीजिए। आप ये हिंदू मुस्लिम, ये मुस्लिम के चीजों में घुस के मुसलमानों को उकसाना बंद कीजिए। इससे पूरे देश भर का नुकसान होएगा। हमें कंसर्न है देश को लेके, पूरे देश भर में इसके जो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। फिर आप ये चीज रोक दीजिए। आपने ये किया है, बट हमें पूरा यकीन है सुप्रीम कोर्ट पे हम आने वाले टाइम में अभी आप देखेंगे कि ये बिल जाएगी, तो हम इस पे हमने यहाँ पे जो हमारे हाथ में है, हमारी प्राइवेट बिल आ रही है इसको लेके कि हम इस चीज को लागू नहीं करेंगे J&K के अंदर। बाकी देश भर में हम चाहते हैं कि अमन रहे, भाईचारा रहे। हाँ, तो तकलीफ तो इसी वजह से आप लोग रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं असेंबली में भी। तकलीफ इस वजह से कि आपकी पार्टी को, अपोजिशन को फायदा था इससे। फायदा बहुत सारी चीजों में था। वक्फ की जो जायदाद है उस पर अपने लोगों का कब्जा करवाया, बिल्डिंगें खड़ी करवाई, 5 स्टार होटल्स बनवाए, जायदाद कहीं ना कहीं हुकूमत का असर रसूख दिखा करके, अपनी पार्टी का असर रसूख दिखा करके दूसरों के हवाले किया। यही तो कह रही है बीजेपी, और यही तो डॉक्टर दरख्शां इंदिरा भी लगातार कहती आ रही है आपके यहाँ।
देखिए अगर वैसी ही बात होती तो अभी तक वो चीज अवाम के सामने, मीडिया के सामने आ चुकी होती। इनको मजबूरी है अपने आकाओं को खुश करना, उनकी ही भाषा बोलना, कि जो वो बोले इनको बोलना है, सही है। चाहे इनको धर्म पर जिसको बोलते हैं ना करना, ये सब रेडी है उस चीज के लिए, करने के लिए। बट ऐसी चीजें जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं चलेगी, न हम ये चीजें होने देंगे यहाँ पे। इससे देखिए, आप खुद ही बताइए कि आप एक 35 करोड़ आवाम को क्या मैसेज दे रहे हो? नहीं तो ठीक है, आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में नहीं चले देंगे। क्या आप पार्लियामेंट से ऊपर हैं? पार्लियामेंट में जो बिल पास होगा आप क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये आपको भी पता है कि जो जम्मू कश्मीर है ये मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, लेकिन और हमें मुस्लिम लॉ से नहीं चलता है जम्मू कश्मीर, कानून से चलता है, आइन से चलता है। हम कह रहे हैं कि सुप्रीम जो अपने पार्लियामेंट से जो ये बिल पास हुई है, इसका हमारे पास देश का सबसे बड़ा टेंपल है सुप्रीम कोर्ट। हम वहां पे जाएंगे इस चीज को लेके। अभी आप देखेंगे कितने सारे, ये नहीं कि खाली जम्मू कश्मीर से, आप देखेंगे देश भर के हर एक इलाके से, गली से आप देखेंगे इसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाएंगे। क्योंकि ये चीज चाहे जम्मू कश्मीर के अवाम हो, चाहे देश की अवाम हो, ये कभी भी कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए सिंह साहब आपकी तरफ आएंगे। जो कुछ अभी हो रहा है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर, बीजेपी जो कुछ भी कर रही है पार्लियामेंट में, लोकसभा में पास हुआ, अब राज्यसभा की बारी है। सवाल यह है कि क्या आपको लग रहा है कि ये कानून के खिलाफ रह करके बीजेपी ने काम किया? क्योंकि कानून के अंदर रह करके बिल को पास करवाना चाह रही है, पास करा रही है, तो इसमें नाराजगी नहीं होनी चाहिए। आमिर भाई, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ा सा वक्त मुझे दे दीजिए प्लीज, बोलिए। क्योंकि ये जो भाई साहब अभी आइसक्रीम की एग्जांपल दे रहे थे, अब इनको आइसक्रीम गर्म लगने लगेगी। पहली तो बात ये बार बार कहना कि राजीव और फारूक अकाड जो है उस दौरान मिलिटेंसी बढ़ी, तो मैं बता दूं कि जगमोहन साहब को यहाँ पर भेजा तब गया था जब बीपी सिंह सरकार को मजबूर किया आरएसएस ने। उस वक्त आपके 85 सांसद थे तत्कालीन सरकार में, और जगमोहन जी के आने के बाद यहाँ क्या सूरत हवाल बने, जनाजों में से गोलियां निकली हैं। और जनाबे हाजरीन, जब उस हिस्ट्री में जाऊंगा तो ये भागते हुए नजर आएंगे। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पहली तो बात ये कि जैसे इन्होंने कहा कि सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, तो मैं यहाँ आपको बता दूं, आई एम नॉट अ मुस्लिम, लेकिन जो मैं समझ पाता हूं उनके धर्म में 5 मरतबा नमाज का जो है प्रावधान है एक पक्के मुसलमान। ठीक है, अगर किसी को उस वक्त नहीं वक्त मिला या पास में कोई मस्जिद नहीं है, तो कहीं कोई एकांत में बैठ के, चाहे ही वो सार्वजनिक जगह हो, तो आपको दिक्कत है, तो आप जरा ये जवाब दीजिए कि नवरात्रों के दौरान जब आप कस्बे के कस्बे, शहर के शहर, सड़कों की सड़कें बांध करके वहां तंबू लगा करके अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, तब आपसे किसी ने सवाल नहीं पूछा? जब आप कांवड़ यात्रा निकालते हैं तो कई 100 किलोमीटर की सड़कें। रफीक साहब जी, अपोजिशन काफी ज्यादा गुस्से में है कि आप एक खास तबके को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। देखिए, चुन चुन के हम तो नहीं, हमने क्लियर मैसेज दी है कि वो क्लियर मैं बताना चाहता हूं कि मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कि रोड को किसी भी हालत में बंद नहीं कर सकते हम। अगर कोई करता है वो गलत करता है। सर रोड का मसला ही नहीं है मुझे सिर्फ, चलिए ठीक है, अगर रोड का आपने पूछ लिया है, क्या कानून में कहीं है ऐसा कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकते? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, हाँ या ना। मजहब नहीं, छोड़ दीजिए मजहब, कांवड़ यात्रा के बारे में पूछ लेता हूं, क्या कहीं पे लिखा हुआ है कि कांवड़ यात्रा रोड पे नहीं निकाली जा सकती, हाँ या ना? कानून बता दीजिए मुझे, मैं कानून सीखना चाहता हूं आपसे। सर मजहब यहाँ पे है ही नहीं, बात यह है कि मजहब का सहारा लेकर के सियासत क्यों? यात्रा तो मुसलमान भी यात्रा निकालते हैं, जब हमारे त्योहार होते हैं हम भी यात्रा निकालते हैं, लेकिन नमाज जो पढ़ी जाती है रोड आधा घंटा 1 घंटा बंद रहता है, वहां पे कोई आने जाने का कोई रास्ता ही क्लोज हो जाता है, वो लोगों को तकलीफ पहुंचता है उससे। ठीक है, हफ्ते में आधे घंटे से आपको तकलीफ है, लेकिन हफ्ते भर 10 दिन 15 दिन 1 महीना 1.5 महीना जब ये चीजें चलती है, मैं देखिए मैं किसी समुदाय या मजहब के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, सवाल यह है कि कानून से देश चलता है। अपोजिशन का इल्जाम यह है कि एक पर्टिकुलर टाइम जो कि बहुत कम है उसको लेकर के आप टारगेट कर रहे हैं
और एक बड़े टाइम में जो चीजें कहीं ना कहीं इन तमाम तर चीजों से इफेक्टेड हो रही है उस पर आपका ध्यान नहीं है। इसका मतलब साफ यह है कि आप पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को निशाना बना रहे हैं सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी को वोट बैंक के लिए नहीं बनाना चाहिए। मैं बिल्कुल उसके साथ ही जो करता है जो रोड बंद करेगा वो गलत है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो आप सेम चीजें ठीक है रफीक साहब कांवड़ यात्रा के दौरान अपोज करेंगे बीजेपी के साथ रहते हुए कि भाई कांवड़ यात्रा जो निकाली जा रही है रोड ब्लॉक हो रहे हैं, या फिर अभी कहीं पे भी कहीं कुछ भीड़ हो रही है, कुछ भी ऐसा, इवन सिख मजहब का भी हो, ईसाई मजहब का भी हो, वटएवर किसी भी मजहब से हो, क्या रफीक साहब इस चीज की मुखालिफत करेंगे बीजेपी में रहते हुए? बिल्कुल, मैं जो फैसला होगा सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, मगर अगर रोड के ऊपर कोई मतलब लोगों को तकलीफ पहुंचे, आम जनता को तकलीफ पहुंचे, वो गलत बात है। तो पॉइंट ये है कि जब फैसला होगा तो, लेकिन फैसला करेंगे आप लोग कैसे? नहीं करना चाहिए तो जरूरी बात है, मैं भी इसके साथ हूं कि जो होना है सब ठीक है। छोड़िए रोड की बातें, नमाज की या फिर कांवड़ यात्रा की, मजहबी चीजें हैं, इसमें शायद हम सभी को नहीं पढ़ना चाहिए। सवाल यह है कि रफीक साहब वक्फ बोर्ड के अनंतनाग से सीईओ बीजेपी के, आप हेड भी करते हैं जिला को, सवाल यह है कि आप जैसी शख्सियत क्या सच को सच कहते हुए कतरा रही है पार्टी की वजह से? सर आज आप हैं, कल नहीं रहेंगे, कोई और रहेगा, लेकिन सच और झूठ आपका बरकरार रहेगा। मेरे पास प्रैक्टिकल है, मैंने 2 साल से मैं देख रहा हूं, क्योंकि इससे पहले हमारे यहाँ श्राइनों में, हमारे खानकाहों में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था और 2 साल से कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कितना बढ़ चुका है ये, और आज लोग किस तरीके से वहां जियारतों पे जाके वहां पे कितना हमने एक सिस्टम मेंटेन रखा है जो 2 साल पहले देखने को नहीं मिल रहा है। और जब वक्फ बोर्ड की कल इसका जब ऑर्डर आ जाएगा बाज़ाब्ता तौर पे, आप देखो कितने बड़े बड़े नेता शिकंजे में फंस जाएंगे। ठीक है रफीक साहब, मुझे सिर्फ 2 मिसाल में आपको देनी है। बडगाम में और श्रीनगर में जो वक्फ की अराजी है और ज़ियारत गाह है, वहां की जो पुरानी बिल्डिंग, छतों को नुकसान हो रहा है, गिरने वाली है, दोनों जगह, बडगाम और श्रीनगर दोनों जगह की बात कर रहा हूं क्योंकि दोनों जगह की मुकम्मल रिपोर्ट है मेरे पास। दोनों जगह छत कमजोर हो गई है, गिर रही है, लगातार आप लोगों से रिक्वेस्ट किया जाता है कि इसे मुरम्मत करवाया जाए, कभी मुरम्मत नहीं हुआ। 2 साल से ज्यादा हो गए, क्यों नहीं करवाया आप लोगों ने? 2 साल पहले अगर ये काम नहीं हुआ तो अब एक काम बता दीजिए, एक ईंट जो आप लोगों ने रखवाया हो सिवाय फोटोबाजी के। देखिए अभी मैं तो आपके सामने मैं एविडेंस तो नहीं दे पाऊंगा इस वक्त। हम सर आप मुझे नहीं दीजिए ना, मैं कोर्ट हूं ना जज। सवाल यह है कि आवाम सुन रही है आपको, आवाम देख रही है, आपसे पूछ रही है आवाम को मैं देखने के लिए आप शाहीन बोर्ड जो हमारा दरगाह है, हजरत बल सबसे बड़ी दरगाह जो हमारी हजरत बल श्रीनगर में है, आप देख वहां पे जाइए। आम जनता से मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप 2 साल से पहले का वहां का सिस्टम देखे और आज का सिस्टम देखे। चलिए 2 साल, एक सवाल और करूंगा रफीक साहब आपसे, चूंकि आप जिम्मेदार हैं इसी वजह से ये सवाल है आपसे। 40 साल उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा था जो 2 सालों में हमने नहीं बढ़ाया है। हर जगह पे किस तरीके से लोगों को सहूलियत पहुंचाई है हमने, वहां पे वॉशरूम रखे, वहां पे टॉयलेट रखे, वहां पे खाने पीने का इंतजाम रात को होता है, जब मतलब रात को शिब खानी होती है, हर जियारत पे पूरा रात भर के लिए हमारा। सर पहले भी होता था रफीक साहब, आप क्या आप कश्मीरी नहीं है रफीक साहब? क्या आप कश्मीरी नहीं है? आप कह दीजिए कि नहीं मैं कश्मीरी नहीं हूं, क्या आप कश्मीरी नहीं है? मैं कश्मीरी हूं, मैं हिंदुस्तान। तो सर आप 2 साल पहले कैसे कह रहे हैं, कैसे इनकार कर रहे हैं कि 2 साल पहले ये सारी चीजें नहीं होती थी? क्या शेख साहब आपसे जवाब लूंगा, क्या ये हकीकत है 2 साल पहले ये सारी चीजें नहीं थी? पता है 2 साल के बाद का भी मुझे पता है, 2 सालों में क्या पता है और 2 साल पहले क्या था, और 370 खत्म होने से पहले क्या था, 370 खत्म होने के क्या बाद हुआ है। सर 370 कह करके मत फंसिए, इस वजह से मत फंसिए। आप सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या जामे मस्जिद, ईदगाह आपके कंट्रोल में नहीं है? नहीं, ये 370 से पहले नमाज में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा होती थी। 370 लेकर के क्या कानून व्यवस्था दुरुस्त कर लिया आपने? आज भी नमाज नहीं हो पा रही है सर जामे मस्जिद और ईदगाह में, आज भी आप लोगों ने अपना असर रसूख बरकरार रखा हुआ। लोग पूछ रहे हैं सर किस बात को आप कह रहे हैं 370 और सिक्योरिटी? हमेशा चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का हुआ करता था, चीफ मिनिस्टर वो कश्मीर रावण से हुआ करता था, जम्मू से नहीं था, वो मुस्लिम था, और मुस्लिम होने के नाते उनके हाथ में अपना कंट्रोल था वक्फ बोर्ड का। आज ऐसा नहीं है, इसलिए उन्होंने उसकी तरफ वो ध्यान ही नहीं दिया था, सिर्फ वो ऐसे
मतलब इसको मजाक बना के रखा था इस वक्फ बोर्ड को। और आज 2 साल के बाद ये सिस्टम कंप्लीटली चेंज हुआ है। मैं जब से मैडम दरक्षा इंदिरा जी चेयरपर्सन इस वक्फ बोर्ड की बनी और जम्मू कश्मीर में ठीक है सिंह साहब से जवाब लेंगे। सिंह साहब, 4 साल में जितना चेंज हुआ 2 साल में चेंज हुआ है। सिंह साहब, क्या चेंज हुआ हमें आप भी बता दीजिए। आमिर भाई, बीच में शायद कोई तकनीकी खराबी आ गई थी, बात पूरी नहीं हुई, तो पहले मैं जरा कुछ चीजें स्पष्ट कर दूं। जी, मोहतरमा दर्शंका अंद्राबी को मैं तब से जानता हूं जब वो सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक पार्टी को चलाया करती थी। जी, सियासी मफाद आदमी को कितना मफादी बना देता है, ये अभी इनकी बात सुनकर मुझे समझ आ रहा है। और आप बराए मेहरबानी इनसे इतने तल्ख सवाल मत पूछिए, पता लगे कि सुबह वक्फ बोर्ड से इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। शायद इसीलिए इन्होंने ये कहा कि नवाज जो है वो सड़क पर नहीं पड़ी जानी चाहिए। मैं फिर से बता दूं, इस मुल्क का आइन सबको एक जैसा अधिकार और अख्तियार देता है। अब जरा मुद्दे की बात सुनिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर बता दूं कि ये जो 2 गैर मुस्लिम सदस्य लाने की बात थी, उस पर जब नायडू एंड पार्टी ने ऐतराज जताया तो इन्होंने कान इधर से न पकड़ के उधर से पकड़ लिया। इन्होंने वहां पे ये कह दिया कि हम स्टेट बॉडी में नहीं रखेंगे लेकिन सेंट्रल बॉडी में रखेंगे। जब डिप्टी कलेक्टर्स की बात आई तो इन्होंने वहां पे कह दिया ठीक है जी, हम डिप्टी कलेक्टर्स को हटा देते हैं लेकिन हम उसकी जगह पर अपने नॉमिनेटेड 2 आदमी रख देंगे। मैं सीधा सवाल पूछता हूं, अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 2 नॉमिनेटेड आदमी लाने हैं जो वक्फ बोर्ड का कार्यभार देखेंगे और ये तय करेंगे कि जितनी जगहों पर पहले से कोई केस चल रहा है या वो लिटिगेशन के अंदर है, आप मुझे बताइए क्या वो आदित्यनाथ जोगी के खिलाफ जाएंगे? यहां ये समझना जरूरी है कि इस देश के साथ और इस देश के मुसलमानों के साथ कितने झूठ बोले जा रहे हैं। मैं फिर से बता दूं कि सेक्शन 40 आपको ये अख्तियार देती है कि अगर आपका वक्फ बोर्ड के साथ किसी जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा है और आप संतुष्ट नहीं है तो पहले आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, उसके बाद आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। 2022 का सुप्रीम कोर्ट वर्सेस हेमंत गुप्ता केस जो है वो इस बात की गवाही देता है जो मैं बता रहा हूं। दूसरी एक बड़ी अहम तरीन बात मैं आज आपके इस मंच से कहना चाहता हूं और बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं। घुमा फिरा कर जब बात होती है तो कहा जाता है, अभी जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में लोग जाएंगे। माफ कीजिएगा, मुझे जरा जवाब दीजिएंगे आप कि जिस देश के एक जज के घर से करोड़ों रुपए के नोट जले हुए मिलते हैं और इस देश की बार एसोसिएशन कहती है कि इन्हें हमारे यहां ना भेजिए, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती। जिस देश के अंदर 4 जज ऐसे हैं जिन्होंने मोदी सरकार के हक में फैसले दिए और उनके बाद उनको जो है सरकार की नवाजिशों से नवाजा गया। फॉर्मर सीजीआई तरुण गोगोई साहब ने राफेल पर फैसला दिया, उन्होंने इसके अलावा 4 बड़े फैसले ऐसे दिए जिसके 3 महीने बाद वो राज्यसभा में थे। कलकत्ता से एक जस्टिस है जिन्होंने एक तरफ बयान दिया पहले भाजपा के हक में और 2 महीने के बाद वो अपनी नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ते हैं और जीतकर जो है वो नेता बन जाते हैं। ठीक है, उस चीज पे अगर सिंह साहब बिल्कुल ठीक है, आपका एतराज दुरुस्त है, मैं इसको काट नहीं कर रहा हूं। सवाल यह कि वो चीजें जब बहस में आएंगी तो हम जरूर उस पर बहस करेंगे। सवाल यह है कि अभी बहुत सारे ऐसी एक तंजीमें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए, वो आप लोगों से एक बहुत ही अहम सवाल जानना चाहते हैं और मुसलमान भी। मुसलमानों में जितने भी एमपीज हैं उन सभी को आप लोगों ने मौका दिया, जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ के ही दिया होगा, लेकिन वो नए चेहरे थे। अगर बेहतर ये होता कि राहुल जी बोलते, क्या नाम है, इस सिलसिले में अंदर या बाहर ऐसे लोग बोलते जो मुसलमान चेहरा नहीं है और वो अपोज करते तो शायद ज्यादा बेहतर लगता मुसलमानों को। आपने मुसलमानों को ही सामने क्यों खड़ा किया? ये बड़ा सवाल इस वजह से भी क्योंकि बीजेपी सीधा पूछ रही है आपसे पार्लियामेंट में। देखिए आमिर भाई, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके 2 कारण हैं। पहले तो ये कि वही व्यक्ति विशेष इस पर बात करे, जैसे मैं आज आपके सामने खड़ा हूं तो मैंने 40 की 40 रिकमेंडेशंस पढ़ी हैं। वक्फ बोर्ड का कौन सा लॉ क्या कहता है उस पर बड़ी थॉरोली सर्च की है, तो जिस व्यक्ति ने उस पर वर्कआउट किया है वही ज्यादा बेहतर बता सकता है। और दूसरा, मैं यहां आपको एक और बात बता दूं, देखिए दिक्कत क्या है। एक तरफ BSNL के 1700 करोड़ के गड़बड़ झाले की खबर बाहर आती है, यहां पर बिल पेश कर दिया जाता है। दूसरी तरफ ट्रंप जो है, माय फ्रेंड ट्रंप जो है, वो हम पर टैक्स जो है वो जबरन थोप देते हैं 26% का। तो इधर वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो पेश कर दिया जाता है ताकि टेंशन को डाइवर्ट किया जा सके। मैं पूछना चाहता हूं सीधा सवाल इनसे कि जब आपके मुख्तार अब्बास नकवी ने यह कह दिया था कि हमने सारी वक्फ संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन करवा दिया है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है?
जब महिलाएं पहले से थी तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जब दफा 40 के तहत आप बाकी कोर्ट्स में जा सकते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जब सेक्शन 32 ये कहती है कि आप उनकी आमदनी और रख रखाव पर बतौर सरकार सवाल पूछ सकते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्यों आपने ये अमेंडमेंट्स लाई इस सोच के साथ कि किसी तरीके से अब्दुल की चूड़ी टाइट होनी चाहिए? इन्हें यह दिखाना है इस देश के हिंदुओं को कि हम आपके हितैषी हैं, लेकिन माफ कीजिएगा इस देश का हिंदू जागरूक है और मैं जहां तक समझता हूं हिंदू जानता है कि वासुदेव कुटुंबकम की हमारी सभ्यता, हमारा सनातन धर्म सबको साथ लेने की बात करता है। तो इस तरीके की राजनीति करने वाले ये लोग बहुत जल्द बेरंग होकर सत्ता से बाहर होंगे, क्योंकि अब इस देश का अवाम एकमात्र उम्मीद है जिसके ऊपर हम समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में हालात बदली। रफीक साहब, आप सच्चे हैं मान लिया, मगर ये तो बता दें जनाब, जब झूठ सच लगने लगे उसे क्या कहते हैं? रफीक साहब शायद ये जवाब न दे पाए क्योंकि उन्हें पता है कि पार्टी पॉलिटिक्स से या पार्टी के हित से अलग हट करके वो बात कर भी नहीं पाएंगे। रही बात अपोजिशन की, अपोजिशन और